अस्सलाम वालेकुम वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान ने अपने होम ग्राउंड के ऊपर पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया है और बात करने के लिए हमारे साथ यासर भाई मौजूद हैं और सयाल भाई भी थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। तो डिस्कस करेंगे आज के मैच में क्या हुआ, कैसे हुआ, पेशावर ज़ल्मी क्या बेहतर कर सकते थे, साइम अयूब की बैटिंग, हारिस की बैटिंग हो, एहसान उल्लाह की और उसामा मीर की बॉलिंग हो, रिजवान रोसू की बैटिंग हो, सबको आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और पेशावर ज़ल्मी ने कहाँ कहाँ गलतियां की जिसकी वजह से उनको ये मैच हारना पड़ा, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और पहले वेलकम कर लेते हैं यासर भाई को। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। वेलकम तो यार आपको करना चाहिए। आपने माशाल्लाह डेडिकेशन है आपकी कि आप वेकेशन पे हैं, लेकिन आप क्रिकेट का पैशन जो है उसकी वजह से आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक वी वर मिसिंग यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स एंड लाइक सोशल मीडिया फ्रेंड, ट्विटर फ्रेंड्स, सब आपको मिस कर रहे थे काफी ज्यादा। यार उन्होंने शुक्र अदा किया होगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ यार, कैसी बात कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम और सयाल हमारे भाई। सुपरस्टार सैल भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोनों को, कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह की करम, आप सुनाएं। आप क्यों अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावर दलमी की हार के ऊपर इतने दिल बर्दाश्त हो गया? मैं मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर। मैं हमेशा हर चीज़ को पाकिस्तान के लेंस से देखता हूँ सर, इसलिए ज़रा परेशान हो जाता हूँ। चले यार मैच के ऊपर बात करते हैं। तो आज हमें यार थोड़ा सा वो था कि पहले तो टॉस जीता था पेशावर दलमी ने, तो और उन्होंने चेज करने का फैसला किया और प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो उन्होंने शाकिब अल हसन को नहीं खिलाया था, क्योंकि पिछले मैच में हम लोग यही बात कर रहे थे कि शाकिब अल हसन के आने से उनकी टीम का बैलेंस काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, क्योंकि एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, फॉर्म में भी अच्छे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो चीपली करते हैं वो, बॉलिंग भी इकोनॉमिकल रहते हैं और फिर साथ में बैटिंग एज भी देते हैं। तो आपके लिए ये सयाल भाई आपसे शुरू कर लेते हैं, चलें कि हैरानकुन नहीं था कि उन्होंने एक क्वालिटी के ऑलराउंडर को बिठा के उसकी जगह के ऊपर रॉबमन पावल को लेके आए हैं? कि आप समझते कि और कौन से प्लेयर को ये बिठा सकते थे और ये मेक श्योर करते कि जितनी भी गेम्स के लिए भी शाकिब अवेलेबल है उसका फायदा उठा ले? जी, आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम बात भी कर रहे थे ऑफलाइन भी कि इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग कि गिवन द बॉलिंग रिसोर्सेज दैट दे हैव, दे एक्चुअली चोज टू सिट डाउन शाकिब हसन, हु इज अ क्वालिटी ऑलराउंडर एंड अ रियली गुड टी20 बॉलर। और फिर आई वुड गो एज टू से कि जिमी निशम का इस टीम में क्या रोल है। वो तो ऐसा लग रहा है कि इज प्लेइंग एज अ बॉलर हु बैट्स अ बिट, and he has actually quit bowling, even in franchise crickets and international level for a long, long time. ऐसा लगता है, and he's very mediocre actually when it comes to bowling. तो अगर आप उस पे 4 overs की रिलाई करेंगे तो sooner or later he's going to go for runs. Yeah, I know he bowled well in the last game, but for me it was just a matter of time. Even first 3 overs he kind of dodged some bullets and didn't go for plenty, but the last over he was found wanted. So not only you play him as a frontline bowler, but you also expose him at the death to guys like Miller and Russo and people like those. So those are the things that are really questionable at best. सॉरी गाइस, आई वाज म्यूटेड, तो मैं बात किए जा रहा था। अच्छा, मैं यासर भाई आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे ये उस्मान भाई ने हमारे कमेंट भी कर रखा है कि बलंडर तो ये था उसको ना खिलाना, तो आप क्या समझते हो कि किस प्लेयर की जगह के ऊपर वो शाकिब को खिला सकते थे टू गेट दैट राइट बैलेंस इन द टीम? जी, बिल्कुल एग्री करता हूँ टोटली। शाकिब अल हसन जो है वो इवन तो के सिर्फ 3 या 4 मैचेस के लिए अवेलेबल है, लेकिन जितने भी मैचेस के लिए अवेलेबल है उसको पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में होना चाहिए, प्लेइंग 11 में होना चाहिए। द रीज़न इज़ के हम लोग जिस तरह अपनी पुरानी वीडियोस वगैरह में भी हमने बात की और जो स्क्वाड एनालिसिस भी किए थे, उसमें क्लियरली पेशावर ज़ल्मी जो है उनकी प्लेइंग 11 का बैलेंस बहुत ख़राब बनता है। और वो किसी भी मैच में जो उनका कॉम्बिनेशन है उसके अंदर उनको एक ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए। और शकीब जो है, जिस तरह हम पहले मैच के अंदर भी उसने वो जो वॉइड है वो फिल किया था, तो मेरे अगेन मैं आई टोटली एग्री कि उसको ना खिलाना जो है बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर आज की प्लेइंग 11 देखें तो मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि राजा पक्षा की जगह उसको इंजेक्ट करना चाहिए था शकीब अल हसन को। मतलब उस पे हम थोड़ा सा आर्ग्यू कर सकते हैं कि मे बी जिमी निशम की जगह, लेकिन मेरा फिर भी कॉन्सर्न यही है कि अगर आप जिमी निशम को भी बिठाते हैं तो फिर आपके बॉलिंग रिसोर्सेज वही हो जाएंगे 5 के 5। यू नीड अ सिक्स बॉलर। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का टीम कॉम्बिनेशन पेशावर जल्मी का है इस टाइम के ऊपर, तो उनको सिक्स बॉलिंग ऑप्शन जो है वो शकीब अल हसन ही प्रोवाइड करता है।
तो मोस्ट लाइकली वो जो 3-4 मैचेस के लिए अवेलेबल हैं, उसके बाद उनका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, आई थिंक दे गोना स्ट्रगल। और दिस इज द प्रिसाइज रीजन, हम लोगों ने यही प्रिडिक्ट किया हुआ था कि सिर्फ बॉलिंग रिसोर्सेज ना होने की वजह से ही जो है पेशावर ज़ल्मी और जो कराची किंग्स हैं, दे माइट बी लाइक ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल। बट एनीवेज इट्स अर्ली अर्ली डेज, अभी तो दो गेम्स ही हुई हैं टीमों की। तो लेट्स सी कि पेशावर ज़ल्मी जो है किस तरह कम बैक करता है नेक्स्ट गेम में और क्या कॉम्बिनेशन प्ले करता है। यस, मैं आई स्टे विद यू, क्योंकि आपका एम्फोसिस बहुत ज्यादा होता है फील्डिंग के ऊपर, और आज जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग थी ना, फॉर मी दैट वाज द डिफरेंस इन द गेम। क्योंकि जिस तरह से इजी बाउंड्रीज लीक किए, एक तो वहाब रियाज ने जो चौका छोड़ा था ना, दैट वाज जस्ट शॉकिंग फॉर मी। इतना बुरा फील्डर तो मैं भी नहीं हूँ यार। जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की थी, तो आप क्या समझते हो कि कितना ज्यादा कास्ट किया है पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग ने, स्पेशली ऑब्वियसली बॉलिंग के ऊपर और कैप्टनसी के ऊपर? मैं सयाल भाई की तरफ जरूर आऊंगा, क्योंकि आपका ज्यादा वो रहता है फील्डिंग के ऊपर। सो आई जस्ट वांटेड टू हैव योर फीडबैक ऑन के फील्डिंग कितनी ज्यादा मैटर करती है, और कितने ज्यादा रन्स जो लीक किए हैं आज पेशावर ज़ल्मी ने, वो कितने कास्ट किए उनको? जी, बिल्कुल, फ़ील्डिंग यार बहुत इंटीग्रल पार्ट है और टी20 या जितना भी शॉर्टर फॉर्मेट में चले जाएँ, तो उसमें तो फ़ील्डिंग की वैल्यू और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हम लोग कहते तो हैं कि कैचेज़ विन मैचेज़, लेकिन उसके अलावा ग्राउंड फ़ील्डिंग जो है, वो भी उतनी ही सिग्निफिकेंट हो गई हुई है जितने कैचेज़ हैं। अगर आपको याद हो, जो कैरन पोलार्ड ने एक अनबिलीवेबल बॉल रोकी है बाउंड्री के ऊपर, आज साइम अयूब की शॉट थी आई बिलीव। तो मतलब इस तरह की फ़ील्डिंग जो है, वो वैसे ही बॉलर का हौसला इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि डज़न्ट मैटर व्हाट, even if I bowl a crappy ball also, most likely my fielder is gonna protect it. तो फील्डिंग जो है थोड़ी-सी इस पीएसएल सीज़न 8 में अभी हम देख रहे हैं कि बाकी मैचेस में भी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। उसमें थोड़ा-सा बेनिफिट उसको भी कह सकते हैं कि मे बी सेकंड इनिंग में ड्यू होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पेशावर ज़ल्मी ने तो जब फील्डिंग की है या बॉलिंग की है, उस टाइम पे तो ड्यू नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी जो है वो फील्डिंग में स्ट्रगल भी कर रहा है। और एक मतलब हम लोग शायद वहाब रियाज पे बाद में बात करेंगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि वहाब रियाज पहले भी काफ़ी मार खाते थे, लेकिन अब तो उनका कोई रोल मुझे नज़र भी नहीं आ रहा टीम के अंदर। ना वो बैटिंग कर सक रहे हैं, बॉलिंग में भी वो दबा के मार खाते हैं, और जिस तरह फील्डिंग की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी हैज़ सम सीरियस इश्यूज एंड दे रियली नीड टू थिंक अबाउट के हमें आगे वाले मैचेस के अंदर किस कॉम्बिनेशन को लेके जाना है। जी, वेरी वेल एक्सप्लेन यासिर भाई। जी सयाल भाई, आपकी तरफ आते हैं, तो बताइए जरा हमें कि आज बाबर ने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किस तरह से किया, और क्या बेहतर वो कर सकते थे? obviously एक तो पहले गलती उन्होंने कर दी थी रॉन्ग प्लेइंग 11 खिला के, लेकिन हाउ कुड ही हैव डन बेटर विद हिज बॉलिंग लाइनअप टू यूटिलाइज देम एट राइट स्टेज ऑफ द गेम? जिस तरीके से अभी यासिर भाई ने कहा, मैं उसको एको करता हूँ और एक चीज़ ऐड करता हूँ कि अगर 2023 में आपका आर्ग्यूबली आपका बेस्ट बॉलर अगर वहाब रियाज होता है किसी भी टीम में, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, देन यू हैव मेजर प्रॉब्लम्स। एंड इफ यू लुक एट दिस बॉलिंग लाइनअप, ही वाज देयर स्पेयरहेड, ही गॉट द न्यू बॉल। In fact, he bowled better than I thought he would be today. Yes, he bowled some no balls at the back end, but that is absolutely unacceptable. Like, overall, if I look at his bowling, I thought he did a okay job. But the fundamental problem is, अगर वो आपका बेस्ट बॉलर होता है तो फिर आपकी बॉलिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक लगती है। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो देखें, जब आपको आपको एज अ थिंक टैंक पता होना चाहिए कि आपको विकेट्स कौन लेके देगा इस लाइनअप के अंदर, ठीक है ना। जो आज बॉलिंग लाइनअप ज़ल्मी ने खिलाई थी, उसके अंदर फॉर मी वहाब रियाज हैड टू पिक अप द विकेट्स विद द न्यू बॉल, ही ट्राइड, बट और फिर उसके बाद मिडल ओवर्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके ओवर्स जो है वो जल्दी से निकलवाने हैं। अगर आप जिमी नेशन को एज अ फिफ्थ बॉलर खिला रहे हैं और आप उसे 4 ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू बोल हिम आउट व्हेन guys like Miller, Pollard haven't been exposed to the crease. जब रिजवान खेल रहे थे उस टाइम पर निशम ने 3 ओवर में आई थिंक 19 रन दिए थे, अगर मैं गलत ना हो तो। और उस टाइम पर he had to be able to bowl out. If he didn't, then you knew you were going to pay for it, at the back end. इसी तरीके से वो जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन जो बच्चा खिलाया था, आई थिंक सुफियान मुकी नाम है उसका, उसको जब उन्होंने खिलाया था, he apart from a few half trackers which a leg spinner Chinaman, that's going to happen, but he was trying to toss the ball up, और उसे हमें बताना चाहिए कि you need to toss the ball up. You are even though you might be young, but by trade, if you are a Chinaman, you will be able to pick up the wickets for us. जिस तरीके से उन्होंने रिजवान को भी outside off stump toss up किया, और रिजवान went for a slog sweep and he top edged it back straight up. इस तरीके से आपको विकेट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं. Just because you're a young guy doesn't mean कि
If you have quality, then you need to be relied upon, and as a captain, it's your responsibility that whoever you're picking, you back them up and you bowl them accordingly. You have to, you, अगर मैं उसकी जगह पर होता, बाबर की जगह पर, या कोई भी एक डिसेंट कैप्टन भी होता, तो उसे सुफियान के एक आध ओवर पीछे होल्ड बैक करने चाहिए थे, बिकॉज यू नो दीज आर स्मॉल बाउंड्रीज, एंड इफ अ गाय can toss the ball up, can create those wrong ones, and obviously leg break भी वो करता है, तो उससे ही आपको विकेट्स आने वाली है. आपको जिमी नीशम विकेट नहीं लेके देगा टुवर्ड्स द बैक एंड अनलेस द बैटर प्लेज अ हॉरेंडस शॉट. तो ये चीजें जो है वो आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ कैप्टनसी भी हम देखते हैं बाबर की गलतियां हो रही हैं. और फिर दीज आर ऑल एलिमेंट्री स्टफ. दिस इज नॉट समथिंग रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई कॉम्प्लेक्स क्रिकेट नहीं है. इट्स जस्ट बेसिक नॉर्मल क्रिकेट दैट यू हैव टू प्ले. And then we see time and time again our guys completely botch it up. जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. अच्छा, ये अच्छा है कि इंटरेस्टिंग चीज़ दानियल भाई ने हमारे साथ शेयर की है कि मिडिल ओवर्स में जो है ना वो ज़ल्मी ने इनफ रन्स बेसिकली नहीं बनाए बिटवीन 7 to 15. हालांकि स्टार्ट उनको अच्छा मिल गया था. वो ऑब्वियसली हमने बाद में बात करनी है पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाने के ऊपर. अच्छा, मुल्तान की बैटिंग की भी थोड़ी सी तारीफ कर लें यार. बाबर की तो कप्तानी के ऊपर हम क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं. तो मुल्तान का एक तो देखे रिजवान इज लाइक, उन्होंने तो जैसे ना गारंटी ले रखी है कि मैंने तो रन बनाने ही बनाने, मैंने तो एक स्टेबल स्टार्ट प्रोवाइड करना ही करना है. आज भी बड़ी शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली, वो स्टेबल स्टार्ट उन्होंने दे दिया था अपनी टीम को, और उसके बाद कैपिटलाइज किया आके फिर उनके पावर हिटर्स ने. रायले रोसो ने यार कितनी खूबसूरती के साथ उनमें गैप्स को पिक किया, फिर मिलर ने भी चिप इन किया, फिर पोलार्ड ने आके भी चिप इन किया. तो रिजवान के बारे में यासर भाई बताइए जरा कि आज की इनिंग्स आपको कैसी लगी रिजवान की? यार सैल भाई के साथ माजरत के साथ, क्योंकि आई नो सैल भाई लव रिजवान और वो उसके बारे में बात करना चाहेंगे, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि हमारी जो प्रेडिक्शन स्कोरर. जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, कंटिन्यू कर लीजिए. जी तो रिजवान एज रिलायबल, और मेरे ख्याल से उसने जिस तरह पिछले मैच पहले मैच में भी इनिंग खेली थी और अभी भी वो खेल रहा है, ही इज लुकिंग इन ग्रेट फॉर्म. और उसके बाद मतलब राइली रूसो जो है यार, ही इज अ बीस्ट ऑफ अ प्लेयर नाउ, और पीएसएल में तो स्पेशली उसकी परफॉर्मेंसेस जो है वो बहुत ही ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है और अनरियलिस्टिक है. अब मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि शान मसूद के साथ ओपन कर रहे हैं और शान मसूद इतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे. तो बट नोइंग रिजवान, आई नो दे गोना कंटिन्यू विद दिस ओपनिंग पेयर. बट हैविंग सेड दैट यार, रिजवान इज आउटस्टैंडिंग, और उन्होंने जिस तरीके से वो इनिंग को बिल्ड कर रहे हैं, और ही नोज ही हैज द फायर पावर इन द स्क्वाड, इन द रिमेनिंग बैटिंग लाइनअप. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हुए रिजवान थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं, लेकिन ही हैज द फुल कॉन्फिडेंस और फेथ कि ही विल कैच अप विद द स्ट्राइक रेट एंड एवरीथिंग. तो टू मी आई थिंक मुल्तान सुल्तान अगर ये टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं तो रिजवान विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट. जी, वेरी वेल सैड. अच्छा, फाइनल चीज़ यही डिसिप्लिन की है कि राव हमाद भाई ने काउंट भी किया है, तो मैं भी यही आज नोट कर रहा था कि पेशावर ज़ल्मी दोनों ही गेम्स में बॉलिंग के साथ और फील्डिंग में डिसिप्लिन नहीं थे. पहले गेम भी अगर देखें हालांकि जीत गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा फुल टॉसेस, नो बॉल, फ्री हिट्स, फिर मिस फील्डिंग, आज भी वैसा ही था कि बॉलिंग में एक तो होता है ना कि आपके पास क्वालिटी ना हो, और दूसरा होता है कि अगर आपके पास कम क्वालिटी भी हो लेकिन उसको, जैसे मुल्तान है ना, मुल्तान की बॉलिंग भी तो इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है पाकिस्तानी. आज जो उनकी टीम खेल रही थी सिवाय उसामा मीर के, कोई भी आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेल रखा ना उन्होंने. जो मेन बॉलर थे उनके, चाहे वो समीन गुल हो, एहसान उल्लाह हो, या फिर अब्बास अफरीदी हो, दे ऑल आर रूकी बॉलर. लेकिन क्या चीज है उनमें बेहतर? डिसिप्लिन. अगर आपको अच्छी बॉल के ऊपर उनको आप रन बनाओगे तो तभी वो रन देंगे. वो आपको फ्री भी नहीं देने वाले, वो आपको फ्री हिट्स नहीं देंगे, फुल टॉसेस नहीं देंगे. तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मोहम्मद अकरम उनके शायद बॉलिंग कोच भी होंगे और साथ में डायरेक्टर भी हैं, तो उनको अपनी बॉलिंग लाइनअप के डिसिप्लिन के ऊपर काम करना पड़ेगा, नो बॉल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा. और जो फ्री हिट मी बॉल जो प्रोवाइड करते रहते हैं ना, वो थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ेगा पेशावर जल्मी को, बिकॉज उनकी पहले से ही बॉलिंग थोड़ी सी वीक है. अब जरा आ जाते हैं पेशावर जल्मी की बैटिंग की तरफ. पेशावर जल्मी को क्या शानदार स्टार्ट फ्राहम किया, हालांकि बाबर जल्दी आउट हो गए थे. दैट वाज अ वेरी वेरी गुड डिलीवरी बाय एहसानुल्लाह. बाबर शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बैकअप लेंथ की बॉल करेंगे या बाउंसर करेंगे, और उन्होंने पहली ही बॉल फुल लेंथ के ऊपर की, और बाबर वाज एक्चुअली बीटन बाय द पेस. तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड विकेट. और कितनी इंपॉर्टेंट विकेट उनको लगी एहसानुल्लाह को, उन्होंने सजदा भी किया कि बाबर को इतना ज्यादा लोग रेट करते हैं कि उनकी विकेट मिलने के ऊपर इतने ज्यादा वो खुश भी थे.
तो स्टार्ट की बात करते हैं, जो हारिस और साइम अयूब ने आज हमें अपवाड किया है। सयाल भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने पहली बार देखा है साइम को, हम तो आपसे बात करते ही रहते हैं कि साइम एक प्लेयर है, साइम एक प्लेयर है। मुझे कई बार बातें भी सुनना पड़ जाती हैं कि यार डोमेस्टिक के प्लेयर को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन दिस इज द गाय हु वी कैन एक्चुअली बैक, कि ये हमें एक मॉडर्न डे का एक आइडियल ओपनर है, बेसिकली नंबर 3 के ऊपर यहाँ पे खेल रहा है। तो किस तरह से आपने आज की इस इनिंग्स को देखा है जो साइम अयूब ने खेली? नहीं, आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा कि मैंने उसको देखा था 2 साल पहले भी पीएसएल के अंदर। ही वाज़ वेरी यंग व्हेन ही प्लेड फॉर ग्लैडिएटर्स आई बिलीव। लेकिन ही वाज़ स्टिल डेवलपिंग आई थिंक, एंड ही स्टिल इज़ डेवलपिंग टू दिस डे। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जिस तरीके से फर्स्ट बॉल 145 किलोमीटर्स के ऊपर फुल फेस ऑफ द बैट, पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से जो उन्होंने टाइम किया था, दैट वाज़ अ ट्रीट टू वॉच। ऑब्वियसली दैट इट डजंट गेट एनी बेटर देन दिस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। When you pick the length early, you show the full face, and you're not faced by the pace at all, and then you have your weight shifts into the shot. So उस लिहाज से जो इस तरीके से उन्होंने जो पहला ही शॉट एग्जीक्यूट किया, उससे लग रहा था कि he's full of confidence, and I saw a lot of swag in his eyes. जिस तरीके से उन्होंने, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने खेला। Look, remember one thing, okay? They had just lost the great Babar Azam, okay, to a ball that was, he was, like you said, Babar was beaten by pace, and उसका backdrop क्या था? Ehsanullah was coming off of a 5-4 in the last game. He had completely, vanished Gladiators, right? Single-handedly had won the game, and Gladiators was basically run out of the park, actually, if I can put it mildly. तो उसके backdrop से वो आ रहे थे Ehsanullah, and he had picked up the wicket of Babar Azam, and then the way he actually executed that shot, and then he was ready for the next short ball के ऊपर वो ready थे, back of the length उन्होंने ball की, and he went on the back foot and played off his hips for a mighty 6. तो इससे पता चलता है कि the guy is smart, he has the class obviously, and he has good anticipation of cricket. जिस तरीके से हम ऑफलाइन में बात करते रहते हैं कि हमारे बैट्समैन जो है वो एंटिसिपेट नहीं करते, और इन्होंने जो जिस तरीके से एंटिसिपेट किया, और स्पेशली वो 2 बॉल को जो जिस तरीके से उन्होंने चौका और छक्का लगाया, और फिर उसके बाद ही स्टिल हैज अ लॉट ऑफ लर्निंग टू डू, ही स्टिल यंग। उसकी उनकी गेम्स में अभी भी मुझे थोड़े होल्स नजर आते हैं, बट वेरी वेरी गुड स्टार्ट। और if you can pick up the length early of a pace bowler, that shows you कि you have something there. So I think we have a lot over here. We have to lot to work with. और जिस तरीके से उन्होंने पावर प्ले के अंदर डोमिनेट किया, that was a treat to watch. अच्छा, जहांगीर भाई, आई थिंक आपका म्यूट हुआ हुआ है। जो है, हाउ डू यू सॉरी यार, रेट मैं हार भूल जाता हूँ। हाउ डू यू रेट हारिस इनिंग, जो उन्होंने जिस तरह का स्टार्ट प्रोवाइड किया, और साइम ने तो ऑब्वियसली ही प्लेड वन हेल ऑफ एन इनिंग, लेकिन हारिस ने जिस तरह शुरू में एक्सेलरेशन दी है, कि हाउ हाउ डू यू रेट दैट इनिंग? वेरी गुड इनिंग्स यार, वेरी वेरी गुड इनिंग्स एक्चुअली। जो सामने छक्का उन्होंने मारा था ना, दैट वाज ब्यूटीफुल यार, विद स्ट्रेट बैट। और जिस तरह से अपनी गेम को वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, पहले जो वर्ल्ड कप में खेले थे ना, या पिछले सीजन में पीएसएल खेले थे, तो वन डायमेंशनल काइंड ऑफ ए प्लेयर वो बनते जा रहे थे। लेकिन अब जो एक एक पहली गेम एग्जीबिशन मैच जो उन्होंने खेला था अगेंस्ट कोयटा, उसमें भी कवर ड्राइव्स वगैरह उन्होंने खेली थी बड़ी अच्छी, और ऑफ साइड के ऊपर अपनी गेम को, और फुलर फेस ऑफ द बैट सामने अपनी गेम को जिस तरह वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड टू सी फ्रॉम ए यंग पाकिस्तानी प्लेयर, जो अपनी गेम को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहा है। और आज जब 210 या 11 का टोटल उन्होंने चेक करना था, तो हारिस वाज गोइंग टू बी द की, क्योंकि पावर प्ले में उसने अच्छा खेलना था, तो ही पेशावर जल्मी का चांस बनना था जीतने के लिए, जो कि उसने अच्छा खेला। और एक एक अनफॉर्चुनेट काइंड ऑफ डिसमिसल हो गया था हारिस का, कि रन आउट हो गए, लेकिन जिस तरह से जो मोमेंटम लेके वो चल रहे थे साइम अयूब के साथ, तो गेम पेशावर जल्मी के हाथ में ही थी। मेरे नजदीक द गेम वाज चेंज्ड व्हेन हारिस एक्चुअली गॉट आउट, क्योंकि ये दोनों बड़े अच्छी तरह से हैवी हो चुके थे बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, और जैसे ही वो आउट हुए, तो फिर वहां से थोड़ी सी गेम जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गई थी। हालांकि पावल ने आगे बाद में अच्छा खेला, लेकिन हारिस का रोल बड़ा क्रूशियल थ्रू आउट दिस पीएसएल रहने वाला है। और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि उन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव किया है, वो एक जगह के ऊपर स्टुक नहीं है, इज ए थिंकिंग क्रिकेटर, और अपनी ऑफ साइड और स्ट्रेट की जो उनकी हिटिंग वाली गेम है ना, उसको वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। एक्चुअली वांटेड टू ऐड वन थिंग ऑन साइम अयूब, जब मैं म्यूट के ऊपर वो बात कर रहा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं म्यूटेड हूँ। वो ये है कि साइम इज ए गुड प्लेयर अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, ठीक है ना, जो मैंने नोट किया है पहले भी नेशनल टी20 कप में भी, और यहाँ पे भी। मैं आपको वो व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर कह भी रहा था कि मेरे लिए, मैंने उसको देखना है कि वो स्पिनर के अगेंस्ट कैसे खेलता है।
जैसे ही पावर प्ले फिनिश हुआ था ना, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट उसकी एक भी बाउंड्री नहीं आई। बेसिकली वो सिर्फ रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के ऊपर चला गया था, और जब आपको 210 या 11 रन चेज करने हो ना, और मिडिल ओवर्स में स्पिनर आने ही आने हैं किसी भी टी20 गेम में, चाहे आप जहां मर्जी खेल रहे हो, तो वहां पे फिर आपके पास पावर होनी चाहिए एज ए बैट्समैन टू क्लियर द बाउंड्री एट विल। पावर प्ले में आसान हो जाता है, फील्डर अंदर है, बॉल नया है, बॉल ट्रैवल अच्छी तरह से करता है, लेकिन जैसे फील्ड खुल जाती है, स्पिनर होता है, देन यू नीड टू डेवलप सम मोर शॉट्स। अभी साइम जो है ना कन्वेंशनल खेलता है, स्पिनर के अगेंस्ट के लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल ले लेगा, स्वीपर की तरफ सिंगल ले लेगा, लेकिन दैट वाज द पीरियड जब लेग स्पिनर लगा है, तो लेफ्ट हैंडर का मैचअप बनता था आइडियल टू अटैक दैट लेग स्पिनर, वो नहीं कर पाए। तो वो थोड़ा सा इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मे बी स्वीप शॉट थोड़ी सी बेहतर कर ले, रिवर्स स्वीप वगैरह ऐड कर ले अपनी शॉट्स की जो उनकी है रेंज उसमें, तो फिर वो ज्यादा और बेहतर प्लेयर हो जाएंगे। क्योंकि अगर अगर ऐसे स्टुक होंगे ना, आज तो उनके साथ हारिस थे ना, और बाद में रावन पावल आ गए। जस्ट इमेजिन कि एक तरफ अगर बाबर खेल रहे हूँ और दूसरी तरफ साइम खेल रहे हैं, और दोनों ही स्पिनर के ऊपर एट विल सिक्स ना मार सके, तो फिर पेशावर जल्मी मुश्किल में आ जाएगी। तो ये एक मुझे ऐसी उनकी चीज हमेशा से लगती है अगेंस्ट स्पिनर्स, कि वो राइट टाइप ऑफ शॉट्स उनके पास नहीं है टू हिट बाउंड्री एट विल। ये अगर ऐड कर लेंगे तो उनका टैलेंट तो आज हमने सबने देख लिया है। और आज आज से ही, अभी से ही, और कल पूरा दिन हमें नो लुक शॉट जो है ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह के ऊपर दिखाई देगी। और उन्होंने एक नहीं दो आज खेली, के ऊपर छक्का लगाया, दूसरे के ऊपर चौका लगाया। लेकिन उम्मीद है, पहला सीजन है उनका, तो हमने तो छोटी सी एक चीज जो नोट किया वो हाईलाइट की है, और उम्मीद है कि उसके ऊपर काम करेंगे और बेहतर होते जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और मैंने तो वैसे कह ही दिया, मेरी नजर में वो था कि जब हारिस आउट हुए, दैट वाज द मैच डिफाइनिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उससे पहले पेशावर दलमी के हाथ में गेम थी। तो आप लोग क्या समझते हो कि कहाँ से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हुआ मुल्तान की तरफ? हालांकि पेशावर दलमी को एक आइडियल स्टार्ट मिल गया था, पहले 10 ओवर बड़े शानदार उन्होंने खेल दिए। जी शाल भाई, आप बताइए जरा। आई थिंक मेरे ख्याल से हारिस डिड हिज जॉब, बिकॉज हारिस का काम है पावर प्ले में डोमिनेट करने का, ठीक है ना। और फिर साइम ने भी उनको बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया। इनफैक्ट एट वन पॉइंट ही वाज even heading at a bigger, better strike rate than Haris. But I think Haris did his job. Yes, उन्हें लाइफ मिली थी, एक उनका कैच भी ड्रॉप, and in fact अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था हसानुल्लाह से। लेकिन look, Haris is, everybody has a role in this team, ठीक है ना। जब हारिस आउट हुए थे, yes, you can make an argument that he was looking good. He may have, stayed back for a little bit and maybe hit a couple of more sixes. But you have to understand, Haris is not a conventional batter. He's a guy that attacks in the power play, और वो जो है वो पेस को अच्छा यूज करते हैं और स्पिनर के ऊपर जरा सा चार्ज करते हैं। लेकिन फॉर मी, व्हेन पावल गॉट आउट, बिकॉज पावल वाज लुकिंग वेरी गुड एक्चुअली, ही हिट सम लस्टी ब्लोज। लेकिन लुक, वी हैव टू अंडरस्टैंड, 210 डजंट, 210 रन्स या जो भी इन्होंने स्कोर किया था मुल्तान ने, they don't, it's very difficult to chase, every day, especially when the other team has an Ahsanullah who we know can be a force to reckon with। और फिर उस्मान मीर भी जो है वो एक लेग स्पिनर है जो कि कन्वेंशनल लेग स्पिनर है। तो उस लिहाज से उन दोनों के होते हुए everything had to go right for Zalmi to get over the line, which was a bit difficult. I felt when Powell got out, I think that was game, set and match for Multan, because then they didn't have the power down the middle जिस तरीके से हमने देखा है। राजा पक्षा भी कुछ ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, और फिर जिमी निशम तो एक मैच में रन करते हैं और फिर 5 में ही टेक्स अ बैक सीट। सो या आई थिंक, एंड साइम अयूब की भी जो है वो एक कैपेबिलिटी है कि वो पेस को यूज अच्छा करते हैं, जिस तरीके से आपने भी एक्सप्लेन किया। एंड टू हिट डाउन द ग्राउंड यू नीड दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ पावर। सो व्हेन पावल गॉट आउट, आई थॉट द गेम वाज प्रीटी मच डस्टेड। वेरी वेल सेड साल भाई। अच्छा यासर भाई, आप बताइए मुझे कि पेशावर दलमी फ्रॉम हियर गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट, आप क्या समझते हो, क्या उनको बेहतर करना है कॉम्बिनेशन को लेके, अपने मैचअप्स को राइट यूटिलाइज करने को लेके, या कोई भी एक या दो चीज आप जो समझते हो कि उनको अगली में गेम से पहले बेहतर करना पड़ेंगी, ताकि वो दोबारा इस गेम में आए? क्योंकि अभी अभी तक एक हारे हैं, एक जीते हैं, और बॉलिंग दोनों ही मैचेस में उनकी क्वेश्चनेबल रही है। बैटिंग पहले मैच में अच्छी थी, लेकिन आज भी अच्छी ही थी, लेकिन देन दे हैड द लिटिल कोलैप्स, क्योंकि बड़ा टोटल जब आप चेज करने के लिए जाते हो तो कोलैप्स हो सकता है। तो ओवरऑल आप क्या समझते हो कि उनको क्या बेहतर करना है गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस टूर्नामेंट? यार अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का स्क्वाड उन्होंने अभी तक रखा हुआ है, आई होप कि मे बी उनको कोई ऑप्शन मिले और वो किसी और बंदे को शकीब की जगह या किसी की जगह वो अंदर डाल सकें, विच इट डजंट लुक लाइक। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, और टीम बैलेंस जो है वो बिल्कुल खराब है इस टाइम पे। और स्पेशली जिस तरह की उनकी प्लेइंग 11 बन रही है, वो सिर्फ 5 ही बॉलर्स खिला सकते हैं, और अगर
आज जिस तरह हम कह रहे हैं कि शकीब के साथ इसलिए भी जाना चाहिए था कि वो एक 6 बॉलिंग ऑप्शन जो थी, लेकिन 3 हफ्ते के बाद जब शकीब चले जाएंगे तो दे विल बी इन द सेम कंडीशन बेसिकली। और वहाब रियाज इज नॉट अ रिलायबल बॉलर एनी मोर। आई मीन ऑब्वियसली वहाब रियाज नेक्स्ट गेम में आके 5 आउट कर दें तो, और वो तो मेरे लिए तो एक तरह से वो शर्मिंदगी वाली बात ही होगी, लेकिन अभी तक जो फॉर्म लग रही है उनकी वहाब रियाज की वो काफी बुरी है। तो बेसिकली ही इज नो वेयर, आप कह सकते हैं कि जो कि उनके पेस अटैक को लीड कर रहे हैं इस टाइम पे। और खुरम शहजाद से भी मैं कोई इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ, लास्ट गेम में भी उन्होंने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, और जो एक्स्ट्राज वो लोग जिस तरह दे रहे हैं इस टाइम पे, तो इट लुक्स लाइक कि उनको काफी ज्यादा काम करना है बॉलिंग के अंदर। और बैटिंग डजंट मैटर यार, वो अगर 200-250 रन भी डाल देते हैं तो ये इस तरह की बॉलिंग लाइनअप जो उनका कॉम्बिनेशन है बॉलिंग का, वो 250 रन भी डिफेंड नहीं कर सकते इस वक्त। हमने लास्ट गेम में भी देखा था कि कराची ऑलमोस्ट टुक द गेम, कराची के पास तो कोई बैटिंग भी नहीं थी और इमाद वसीम और शोएब मलिक ने ही ऑलमोस्ट गेम खत्म कर दी थी। और इस गेम के अंदर भी मैं पेशावर जल्मी जो है उनका यही चांस लग रहा था कि अगर बाबर ऑल द वे बैट करते, जिस तरह बाबर ने पहले भी पाकिस्तान को भी वो गेम्स जितवाए हैं जिसमें पाकिस्तान ने 200 प्लस चेज किया टारगेट, तो पेशावर जल्मी अनफॉर्चुनेटली वो जिस कॉम्बिनेशन उन्होंने जो बनाया है उसमें ये है कि सारे के सारे बैटर्स जो हैं वो बाबर के अगेंस्ट ही बाबर के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे। और बाबर आजम जो है उसको पूरे 20 ओवर्स खेलने हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई और मिडल में ऐसा बैटर नहीं है जो कि अगर बाबर जल्दी आउट हो जाए तो वो टीम को आगे लेके चल सके। तो हैविंग सेड दैट, आई आई होप नॉट, लेकिन पेशावर ज़ल्मी इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सीजन वो काफी स्ट्रगल करने वाले हैं ड्यू टू द बैलेंस एंड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन दे हैव बेसिकली। राइट। अच्छा, ये दानल भाई ने एक सजेशन यहाँ पे दे रखा है, तो सयाल भाई, डू यू एक्चुअली सी दैट हैपनिंग कि साइम ओपन पे आ जाए और बाबर नंबर 3 के ऊपर आ जाए? वो जैसे अभी यासिर भाई ने कहा है कि स्टेबलाइज अगर थ्रू द मिडल ओवर आपको करना पड़े तो देन बाबर कुड बी द राइट पर्सन टू डू दैट। और जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइनअप है, बाय द वे, उनको 200 रन तो बनाने ही बनाने हैं, वरना इनकी बॉलिंग लाइनअप 170 180 डिफेंड करने वाली नहीं है। तो डू यू सी दैट हैपनिंग, और डू यू थिंक दैट इज अनदर ऑप्शन दैट Peshawar Zalmi could try going forward into the tournament? No, I think they have a big problem on their hands. Yes, I see what Daniel is saying, that Babar should bat at number three. But remember one thing, Babar is not the best against, quality spin bowling when it comes to power hitting as well. So अगर आप बाबर को नंबर 3 पे करते हैं और साइम को अगर पुश अप दी ऑर्डर करते हैं, तो फिर yes, the power play might be better than what it is right now, theoretically speaking. Lekin where would you fit Babar, right? Because then if Babar comes in at the end of the power play and then he gets stuck like he normally does against quality spin bowling. Yes, I know PSL doesn't have quality spin bowling in terms of every team. Rashid Khan is obviously the lone exception. Uske alawa दूसरी हर teams के पास जो bowling है वो, you can't say that those are international caliber bowlers. Yeah, Shadab is there, but for the most part, all these kids that are developing, और या फिर they are either over the hill. तो हम कह सकते हैं कि शायद बाबर इतना स्ट्रगल ना करें, और वो शायद, लेकिन बाबर needs pace on the ball, right? बाबर needs that timing. तो उस लिहाज से बाबर को ओपन करना पड़ेगा, और यही पाकिस्तान टीम का भी मसला है कि where do we fit बाबर, right? Like we talked about Rizwan, तो अपने आप को थोड़ा सा एग्रीकल्चरल शॉट्स मार के और मैन्युफैक्चर करके शॉट्स क्रिएट कर लेते हैं. Yes, he does struggle sometimes, but for the most part he does manage as well. But Babar is a conventional player, so what do you do with him? So I think they have to leave him there as to open, or they have to bank कि अगर विकेट जल्दी गिरती है तो फिर Saim can come and get into the groove. But if also Saim also comes after the power play, he will also for the most part not be that free flowing. So yeah, when and it's hindsight is 2020, लेकिन जिस तरीके से पिक की थी Saim की, I was actually surprised to see, because they did not need an opener. मैं तो पहले भी यही कह रहा था कि Haris, you cannot leave Haris at number 3. He has to open, because वो power play का ही इस्तेमाल करते हैं. तो you have 3 players for 2 spots at the top of the order. So this is a problem on their hands. They got 4. But let's see what happens. Talbay, they got 4. Tom Kohler-Cadmore is another opener. लेकिन Tom Kohler-Cadmore has some power to him, right? तो वो जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मैच में भी बताया कि वो मिडिल ऑर्डर्स में डोमिनेट भी कर सकते हैं if on his day. तो I don't see कि Kohler-Cadmore का तो कोई spot बनता है ओपन के अंदर, क्योंकि we have 3 right now. But yeah, people like Saim and Babar who are mostly like touch players who are not known for their power, they need that power play to get them going, I think. और उसी तरीके से मैं भी ये कह रहा हूँ कि Haider Ali also is slotted wrongly at number 3 for Karachi, and I know today is not time to talk about KK, but I feel that Haider also should open. अच्छा जहांगीर भाई, आज
क्योंकि जहांगीर भाई, एक क्वेश्चन है आपसे कि आज शाहनवाज दहानी जो है, उनके ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर कार्लोस ब्रैथवेट जो है वो आए हैं अकील हुसैन की जगह। मतलब ये शाहनवाज दहानी ने बेसिकली ट्वीट किया था कि मेरा भाई खेल रहा है आज। तो तो मतलब हाउ डू यू सी दैट चेंज? अकील हुसैन इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव बॉलर आल्सो, और वो काफी अच्छी स्लॉगिंग भी कर लेते हैं, और कार्लोस ब्रैथवेट जो है ही इज नोवेयर क्लोज टू हिज बेस्ट। बट हाउ डू यू सी दैट वर्क फॉर मुल्तान सुल्तान? उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की है आज काफी। नहीं यार, वो बेसिकली ना एक टैक्टिकल चेंज है। क्योंकि अगर आप आज देखो ना तो बिकॉज ऑफ द पिच एंड कंडीशंस व्हिच दे मस्ट हैव जज, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने चेंज किया है कि आज पिच थोड़ी सी फ्लैटर थी, बेहतर थी, और पाकिस्तान में आपको कम ऐसा देखने को मिलता है कि दो दो स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है वो खेले और डोमिनेट करते हैं पाकिस्तान में टी20 गेम में। तो दैट कुड बी द रीजन, दैट कुड बी ए टेक्टिकल मूव कि उनको लगता होगा मुल्तान सुल्तान की टीम मैनेजमेंट को कि इस पिच के ऊपर शायद हमें फास्ट बॉलर के साथ ही जाना चाहिए, और इसी की वजह से उन्होंने कार्लोस ब्रैथवेट को ऐड किया। और obviously ये ब्रैथवेट इज अ लॉट मोर बेटर हिटर ऑफ द बॉल देन अकील हुसैन, तो वो स्ट्रेंथ भी उनको थोड़ी सी देते हैं लेटर ऑन इन द बैटिंग ऑर्डर। और ये हमें याद रखना है कि मुल्तान सुल्तान जस्ट लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी एक बैटिंग हैवी टीम है जो कि बड़े टोटल बनाते हैं और बड़े टोटल को चेज करने के लिए देख रहे होते हैं। इसलिए वो अपनी बैटिंग की डेप्थ को बढ़ाने के लिए शायद उन्होंने कार्लोस ब्रैथवेट को ऐड किया, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बॉलिंग भी वीक है, एक्सपीरियंस की कमी है। शाहनवाज दानी वॉज द ओनली एक्सपीरियंस बॉलर जो कि इंजर्ड हो चुके हैं। तो उसकी वजह से फिर उनको अपनी बैटिंग की डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए शायद उन्होंने फिर कार्लोस ब्रैथवेट का जो है ना ऑप्शन उन्होंने लिया होगा। अच्छा, उसामा मीर, फाइनली हम बात करेंगे इस मैच की उसामा मीर के ऊपर। यार देखें, मुल्तान सुल्तान के लिए ना हिस्टोरिकली इमरान ताहिर जो रोल प्ले करते आए हैं ना थ्रू आउट द PSL, जब से मुल्तान सुल्तान आए हैं और इमरान ने खेलना शुरू किया उनके लिए, वही रोल उसामा मीर अभी प्ले कर रहे हैं। हालांकि उसामा मीर क्वालिटी वाइज नो वे नियर एज गुड एज इमरान ताहिर, लेकिन एक दो तीन विकेट्स वो जिटका देते हैं और इतनी ज्यादा बाउंड्रीज भी वो लीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने जो इमरान ताहिर का रोल हाली हुआ है ना, उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया है और वो जाने नहीं दे रहे। एंड दैट इज व्हाट यू कॉल ए गुड प्लेयर, कि अगर आपको एक मौका मिला है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे 10 की 10 गेम्स मिलेंगे और फिर प्ले ऑफ भी खेलने को मिल जाने वाले, तो उन्होंने ग्रैब कर लिया दोनों हाथों से और क्रूशियल मिडिल ओवर में ब्रेक थ्रू जो है वो दिला रहे हैं। तो फाइनली आप सैल भाई बताइए कि उसामा मीर की बॉलिंग को आप आज किस तरह से देखा है। और मिडिल ओवर्स में मुझे लगता है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स में से जो भी PSL में भी खेल रहे हैं, सबसे बेहतर यही बॉलिंग कर रहे नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है उसामा मीर के नाम, I'll say it, with a bit of a grin, कि he's not bowling to guys like Rilee Rossouw, David Miller, and Pollard as well, because they play on the same team. So that's what's going for him right now. But having said that, I think मैंने हमेशा कहा है कि ये टॉल बॉलर है, इन्हें बाउंस मिलना चाहिए, और फिर ये अपनी लेग स्पिनर पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, और लेफ्ट हैंडर्स को ये इनका रॉन्ग वन भी कर रहे हैं। आज हमने देखा साइम को भी इन्होंने तरह ट्रबल किया था. He didn't let him cut loose. So yes, it's still early days. Let the game settle down. But for me at least, today he was okay. But Zalmi की batting leaves a lot for you to be desired. क्योंकि कोई मुझे venom नजर नहीं आता middle order के अंदर, other than maybe a Powell, who's also a hit and miss. Sometimes वो कोई prominent नाम नहीं है world cricket के अंदर जिसको हम कहें कि he'll score 70% of the time. तो उस लिहाज से let's the kids settle down. लेकिन इट बी इंटरेस्टिंग सी कि वो गाइज लाइक टीम्स लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और फिर आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी कि देन आई विल हैव अ बेटर जजमेंट. बट सो फार सो गुड फॉर हिम. It's still quite early actually. हैं। अच्छा, ये जो कुछ कमेंट्स आए मैं जल्दी से ऐड कर लूँ और फिर कल की मैच पे ब्रीफली थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन विल एंड वीडियो। अच्छा, फवाद भाई, हमारे प्यारे फवाद भाई, एक तो मुझे वेलकम कह रहे हैं पाकिस्तान में, थैंक यू फवाद भाई। और दूसरा उन्होंने बेसिकली ये पूछा है कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद पेशावर ज़ल्मी। फवाद भाई, हमने बात इसके ऊपर की, आई थिंक यू जॉइन अ बिट लेट। बेसिकली उनके डिसिप्लिन का इशू है, हमने बात की है, बॉलिंग में डिसिप्लिन नहीं है। द बॉलिंग टू मेनी नो बॉल्स, द गिविंग टू मेनी फ्री बीज, हिट मी काइंड ऑफ बॉल, और ऊपर से फील्डिंग भी माशाल्लाह है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती है ना तो फिर और ऊपर से आपकी बॉलिंग पहले ही आपकी वीकेस्ट लिंक हो और ऊपर से डिसिप्लिन की कमी हो, तो फिर मुश्किल हो जाता है किसी भी कैप्टन के लिए। एक तो उनको अपनी टीम का बैलेंस अच्छा बनाना है। हमने पहले बात की है कि शाकिब अल हसन को ड्रॉप करना वॉज ए ब्लंडर। वो आपका छठा बॉलिंग ऑप्शन बन रहा था, उसको खिलाना ही खिलाना था। 3 गेम्स अगर वो खेल जाता आपके लिए और तीनों में जितवा जाता आपको, तो यू वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन
मे बी अगर वो छोड़ के बाद में चले भी जाते। तो एक तो सिलेक्शन उनको अपनी बेहतर करनी है, और दूसरा अपनी बॉलिंग और फील्डिंग में डिसिप्लिन लेके आना है, और अपने कप्तान जिसके ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म वैसे ही होता रहता है, उसकी जॉब आसान तभी होगी, उसकी कप्तानी तभी बेहतर लगेगी जब आपकी बॉलिंग और फील्डिंग डिसिप्लिन होगी और थोड़े रन लीक करेगी। तो ये उनको बेहतर करना है। अच्छा यार, ये एक हसन उर रहमान भाई ने भी एक चीज पूछी है। मैं तो अजूब एज इन पाकिस्तान, तो मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से अवे हूँ, मैंने ट्विटर वगैरह के ऊपर मैं आता ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। तो ये लुंगियन गिडी को उन्होंने पिक किया है क्या? तो अगर पिक किया है, तो अगर आपके पास कोई अपडेट है तो बता दीजिए, इफ नहीं है देन विल मूव ऑन टू द टुमारोज गेम, और उसके ऊपर प्रेडिक्शन आपकी भी ले लेते हैं। कुछ लोग हमें कमेंट्स करके कहते हैं कि हमें प्रेडिक्शन देनी चाहिए कि कल वाली गेम कौन जीतने वाला है, ताकि हमें बाद में गालियां। यासिर मेरा भाई, डू ख्याल यू है हैव उनके एनी मुझे अपडेट? मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा उनको एक जॉश लेटर जो कि इंजर्ड होके बाहर हो गए हैं स्क्वाड से, तो मेरे ख्याल से उनके लिए रिप्लेसमेंट अवेलेबल होगी। अगर उन्होंने एनगेडी को पिक कर लिया है तो मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जॉश लिटल की रिप्लेसमेंट तो उनको करनी है, मुल्तान सुल्तान को। राइट, ओके जी। चलिए यार, जब अगर हमें Jahangir अपडेट bhai, मिलती है before तो we हम। move to the next game, I would like to ask your opinion on Ehsanullah. I know you are his very big fan, और सैल भाई से भी उसकी ओपिनियन लेना चाहूंगा कि एक टॉल फास्ट बॉलर, लेकिन जिस तरीके से वो इस वक्त बैट्समैनों को की विकेटें ले रहा है, तो इट्स सो हार्टनिंग टू सी। और जो जिस पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहा है, तो व्हाट्स योर टेक? ऑब्वियसली हाइट थोड़ी सी उसकी ज्यादा है, तो फिटनेस के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन व्हाट्स योर टेक सो फार हिज परफॉर्मेंस? यार यासिर भाई, ये जो फिटनेस का है ना चीज, हम स्पेसेस वगैरह में भी हर जगह के ऊपर लोग ये बात करते हैं कि फिटनेस को देखना पड़ेगा। यार फास्ट बॉलर ने इंजर्ड होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर चाहे सुपर फिट भी होगा ना, वो इंजर्ड तो होगा ही होगा, इसमें तो डाउट ही नहीं। ये अभी जैसे शाहीन की कप्तानी की बात आती है, तो हर लोग यार उसको फिटनेस बेहतर करना पड़ेगी। यार 5 साल में एक बार इंजर्ड हुआ है शाहीन अफरीदी, तो क्या इंप्रूव करना है उसने यार? एनीबॉडी कुड गेट इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, ठीक है ना? वो तो मेरे लिए क्वेश्चन ही नहीं है। ही इज गुड गाय। और जो कहते हैं हम कि पेस इज पेस, यार तो पेस है तो सब कुछ है, और ऊपर से ही got गुड हेड ऑफ देयर। आज जिस तरह से बाबर was एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि बैक ऑफ लेंथ बॉल आएगी या बाउंसर आएगा, और उसने फुलर लेंथ पहले ही बॉल, क्योंकि उसको पता था कि जो भी बैट्समैन मुझे खेलेगा, क्योंकि एक तो उसकी हाइट है और ऊपर से ही इज लाइक ए हिट द डेक हार्ड काइंड ऑफ बॉलर। तो कोई भी बैट्समैन उसको खेलेगा ना, तो वो एक्सपेक्ट ये करेगा कि मुझे पीछे बॉल आने वाला है। लेकिन वो आगे उसने बॉल कर दिया, और बाबर को पहली बॉल के ऊपर उन्होंने आउट किया। He bowls in the right areas, he gets that extra bounce, he's nippy, he's tall। जो भी क्रेडेंशियल एक अच्छे बॉलर में होने चाहिए, हाई आर्म उसका एक्शन है, अच्छी जगह के ऊपर उसकी बॉल लैंड करती है। डे बाय डे उसने आगे ही बढ़ना है। और जिन जिन लोगों ने मेरे समेत एज एन इमर्जिंग प्लेयर उनको नहीं पिक किया है अपनी प्रेडिक्शन में, उन्होंने गलती की है, क्योंकि एहसानुल्लाह इज गोइंग टू बी द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और पाकिस्तान को एक और सितारा मिलने जा रहा है इन द बोरिंग लाइनअप। क्योंकि पहले भी हमने बता रखा है, सबको पता है कि वो पाकिस्तान की वनडे टीम में पहले आ चुके हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब जो न्यूजीलैंड की टीम दोबारा से पाकिस्तान आएगी आफ्टर दिस PSL, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी होंगे, और उनको गेम्स खेलने को भी मिलेंगी। ही इज एन एक्सीलेंट बॉलर। हाइट जैसे आपने कहा है कि उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। पेस इज राइट अप देयर, 150 के अराउंड वो बॉल करते हैं, एंड दैट इज नॉट ए जोक। 150 इज अ सीरियस पेस एट दिस हाइट। इस हाइट से अगर बंदा 150 के ऊपर बॉल करता है ना, तो किसी भी बैट्समैन के लिए उसको खेलना आसान नहीं होता है। एंड आई हैव ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट इट। या आई थिंक बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जहांगीर भाई ने कि इंजरी को लेकर, और जिस तरीके से उनकी हाई आर्म एक्शन की ट्रेजेक्टरी जो बनती है, ही 6'4", सो बेसिकली द बॉल इज कमिंग एनीवेयर फ्रॉम 6'6" और हायर, इवन हायर देन दैट एक्चुअली। तो उस ट्रेजेक्टरी से बैट्समैन के लिए कभी भी आसान नहीं होगा टू गेट ऑन टॉप ऑफ द बाउंस। स्पेशली हमने देखा है मुल्तान की विकेट जो है वो थोड़ी सी पेस ऑफर कर रही है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कराची या लाहौर के अंदर वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बट राइट नाउ द वे ही इज प्लेइंग, और जहांगीर भाई मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ आपसे। वैसे आप डोमेस्टिक पे बड़ी निगाह रखते हैं, और आपने इस ऐसे टैलेंट को कैसे मिस कर दिया? मैंने तो इसे देखा ही नहीं था बिफोर दिस PSL। इनफैक्ट टुडे वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ हिज 4 overs, एंड ही इज माइटी इंप्रेसिव। ओके, और जिस तरीके से आपने कहा कि ही इज गॉट अ वेरी गुड हेड ऑन हिज शोल्डर, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा जो कि एंड वन थिंग बिफोर आई से दैट कमेंट, कि
I'm so happy that he's actually been looked after by Andy Flower, because he's the best coach in all of PSL, in my humble opinion, Andy Flower. और जिस तरीके से इनकी nurture उनके इनके नीचे होने वाली है, I'm very excited. I hope he stays injury free and he plays the whole competition and he actually dominates everybody, right? लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि I still would like to see him use his short ball more, क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर अनलेस यू बॉल शॉर्ट पिच बॉलिंग, आपको रन्स जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। इवन दो कभी कभार आपको टॉप एज लग के ऊपर से, फाइन लेग के ऊपर से छक्का भी लगेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको बाउंसर यू हैव टू गुड यू हैव टू मेक यूज ऑफ इट। चिन म्यूजिक दिलाना बैट्समैनों को बहुत जरूरी है इस डे एंड एज में, स्पेशली व्हेन यू आर 6'4" एंड you can crank it up to high 140s, तो फिर it's just a cardinal sin if you don't do it right. You have to, even if you overdo it. If I was coaching this guy, I would tell him I want one bouncer per over, to each batsman. I don't care how good of a puller the guy is. I don't care if it's a Babar Azam. I don't care if you're playing against Virat Kohli. You need to bowl a bouncer, because that's when you push the batsman on the back foot. और फिर जो next ball आपका जो यॉर्कर या गुड लेंथ पे जाएगा, तो then the feet won't move, right? और फिर उस तरीके से बैट्समैन जो है वो गलती करेंगे। तो so one thing that I would say, the kid needs to keep bowling a bouncer every over, and that goes true for all the pacers, even Haris, Rauf, Shaheen Shah Afridi. I want everybody to bowl one bouncer per over, and that's going to make sure that these guys don't get on top of you. वेरी वेरी वैलिड पॉइंट एक्चुअली। ये हमारी पाकिस्तान की टीम के बॉलर भी ऐसा नहीं करते हैं। दे गॉट द पेस। अपना टीम को देखे, शाहीन को देखे और हारिस को भी देखे, इवन हसनैन करते रहते हैं बाउंसर व्हेनेवर ही प्लेज। लेकिन दैट इज एक्सीलेंट पॉइंट एक्चुअली, कि जब आप व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हो ना, स्पेशली टेस्ट मैचेस में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन T20 गेम में आप बेसिकली एज ए बॉलर का मेरे नजदीक क्या होता है कि इफ आई एम बॉलिंग टू समबडी, मेरे अंदर ये होता है कि मैंने डाउट क्रिएट करना है बैट्समैन के माइंड में कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। जब तक आप एक अच्छा बाउंसर तगड़ा नहीं करेंगे ना फास्ट किसी भी बैट्समैन को, तो फिर उसके जहन में वो डाउट नहीं आने वाला है। अभी जैसे नसीम शाह है, जितना मर्जी तेज हो जाए यार, T20 गेम में अगर बॉल स्विंग नहीं करने वाला है और फुलर लेंथ के ऊपर वो बॉल करता रहेगा ना, बैट्समैन इज रेडी फॉर दैट। तो आपको एज ए बॉलर वो डाउट क्रिएट करना है कि मेरी अगली बॉल क्या होने वाली है और मैं कैसे आपको सरप्राइज करूंगा। तो बाउंसर इज ए वेरी वेरी गुड डिलीवरी इन T20 क्रिकेट। और बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि सानुल्लाह को ये उसका जहन होना चाहिए कि हम, जैसे वो मैथ्यू हेडन वर्ल्ड कप में कह रहे थे ना हमारे बॉलर्स को कि लुक, यू गॉट द पेस, आई वांट यू गाइस टू हिट पीपल्स हेड्स। आपको एक कन्वेंशनल मीडियम पेसर की तरह बॉलिंग नहीं करनी है। यू गॉट द पेस एंड शो दैट पेस। और आप किस तरह से वो शो कर सकते हो, बाय हिटिंग द बाउंसर। तो वो बिल्कुल उनको करना चाहिए। अच्छा यार, एक और फवाद भाई का ये कमेंट मैंने लगाया हुआ भी है, तो जल्दी से इसके ऊपर मेरा रिप्लाई तो यार यही है कि देखें, टू मच ऑफ क्रिकेट दीज डेज। पहले जमाने में ऐसा होता था कि इतने बड़े गैप्स आ जाते थे बॉलर्स के लिए, वो क्रिकेट खेलते नहीं थे। हालांकि चले लॉन्ग फॉर्मेट जरूर थे, लेकिन अब क्या है, अब एक तो बॉलर्स के बॉलिंग मसल्स मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हो ना लगातार, तो आपका स्टेमिना और आपके बॉलिंग मसल्स जो है वो उसी का ही लोड बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन जब आप पुराने बॉलर्स को देखें तो उनकी प्रैक्टिसेस भी, अगर वसीम अकरम की भी बात अब सुनो, माइकल होल्डिंग को हमने कितना सुन रखा है, तो वो कहता था कि यार जिम में आप फिट नहीं होंगे, इफ यू आर ए बॉलर देन यू नीड टू डेवलप योर बॉलिंग मसल। और वो बॉलिंग मसल आपके बॉलिंग करके ही डेवलप होने वाले हैं, जिम में वो डेवलप नहीं होने वाले। तो आजकल एक ये भी रीजन है कि बॉलर्स स्पेशली उतने ज्यादा ओवर्स नहीं करते हैं। आपके कितने बॉलर्स हैं जो डोमेस्टिक की लगातार आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं, जो 4 डे जो जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, वो भी फिर शॉर्टर फॉर्मेट को मिस कर लेते हैं और सिर्फ लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं। तो थोड़ा सा इन बॉलर्स को ये रियलाइज करना है कि हमारे बॉलिंग मसल तभी डेवलप होने वाले हैं जब हम लंबी बॉलिंग करेंगे, प्रैक्टिस में भी ज्यादा से ज्यादा ओवर्स करेंगे, ताकि हमारे मसल के ऊपर प्रैक्टिस में इतना बोझ पड़े कि 4 ओवर की गेम में फिर हमें वो 4 ओवर करना जो है वो कम लगे। अच्छा यार, एक और कमेंट आया है यार, हमने दूसरे मैच की भी बात करनी है, वीडियो इज गेटिंग अ बिट लॉन्गर। पोस्ट मैच इंटरव्यू शान said they have 2 signings coming in their squad, possibly announcement anytime soon. जी थैंक यू यार उस्मान भाई, आपके पास बहुत ज्यादा अपडेट होती है, तो थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस एज वेल। तो देखते हैं ये नई साइनिंग उनकी कौन सी होने वाली है। तो फवाद भाई ने भी यही कहा है बेसिकली कि उनकी अपडेट जो है, क्या नहीं लिखा है इन्होंने, दे इज देयर एनी अपडेट ऑन टुमारो मैच इवन हैपनिंग और नॉट। ये क्यों इन्होंने ऐसा कमेंट किया यार भाई, बताइए क्या हो गया कल।
असल में वो आई थिंक कोई पुलिस ऑफिस पे कोई दहशतगर्द का हमला हुआ है सस्पेक्टेड, लेकिन अभी मैं उसका वो पढ़ रहा था मुर्तजा वहाब का ट्वीट के, वो कह रहा है कि वो क्लियर करा लिया गया है। तो मेरे ख्याल से कोई इंशाल्लाह इतनी बड़ी बात नहीं होगी और मैच जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक ही होगा कल को। लेकिन अभी जी तक बिल्कुल। ऑफिशियल स्टेटमेंट उम्मीद कोई नहीं आई पीसीबी की तरफ से उसके ऊपर। उम्मीद तो यह है कि यार अपने टाइम के ऊपर ही हो और कोई ऐसी सूरत हाल से हमें ना गुजरना पड़े जिसे हम 2009 के बाद से गुजर चुके हैं कि क्रिकेट के दरवाजे हमारे ऊपर फिर से बंद ना हो जाएं कहीं। तो उम्मीद है कि मैच कल का हो। इम्पोर्टेंट मैच है कराची के लिए भी। एज एक्सपेक्टेड अभी तक कोई मैच नहीं जीता है और साथ में कोयटा ने भी पहला मैच बुरी तरह हारा है। तो दोनों टीमों ने एक एक जान अपनी का जोर लगाना पड़ेगा कल के मैच में टू गेट दोज फर्स्ट पॉइंट्स ऑन टेबल। ऑफ द मार्क होने के लिए उनको कल का मैच जीतना पड़ेगा। और कैसे आप लोग देख रहे हो सियाल भाई, आपकी कराची किंग्स क्या गलत कर रही हैं, क्या बेहतर करना है और कैसे कोयटा को वो हरा सकते हैं और इन दोनों टीमों के लिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है कल? आई थिंक टैलेंट का प्रॉब्लम है कराची के अंदर, तो भी हमने बहुत बात की है इसके बारे में। लेकिन आई थॉट कराची वाज अ बिट अनलकी द अदर नाइट। दे शुड हैव गॉटन ओवर द लाइन, स्पेशली विद जस्ट जिस सिचुएशन में वो आ गए थे। लेकिन ये आई थिंक बायगॉन्स आर बायगॉन्स। लेकिन आई थिंक इन दिस अर्ली ऑफ द टूर्नामेंट आई थिंक इट्स अ मस्ट विन फॉर कराची। यू डोंट वांट बी डाउन 0-3 दिस अर्ली, और फिर आपके प्लेऑफ के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। और कोयटा भी, मैंने पहले भी कहा है कि इनका मिडल ऑर्डर जो है वो काफ़ी मुझे यू नो वीक नजर आता है, टू 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 फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म, क्योंकि बहुत ओवर अलाइंट होंगे ये इफ्तिखार के ऊपर। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट्स स्टिल अर्ली। दे हैव क्वालिटी इन देयर लाइनअप। हसरंगा का ना होना जो है वो इनको बड़ा ही परेशान कर रहा है, और आई डोंट नो इफ हसरंगा इज गोइंग टू बी अवेलेबल टुमारो। बट इफ ही इज, देन आई ऑब्वियसली they become clear favorites for me. But if Hasaranga is not playing, which I don't think he will, then I think it's a toss up, and Karachi has as good a chance to take down Quetta. If Jason Roy can be had early by anybody, then I think it's game on. जी यासिर भाई, आप बताइए क्या कर सकता है कराची बेहतर? क्योंकि चले कोयटा की एक ही गेम खेली है, वो उनकी खराब गई है। लेकिन कराची की तो दो गेम्स बुरी जा चुकी हैं। तो उनको ऑफ द मार्क होने के लिए कुछ टीम चेंजेस वगैरह, एक यार मुझे कल जो उन्होंने किया था यार, कि आपने पहले ही गेम आप हारे हो और उसके बाद इतने ज्यादा आपने चेंजेस कर दिए हैं। जैसे कासिम अकरम जैसे प्लेयर को इतना आपने बैक करके प्लाटिनम में नहीं, सॉरी, हम लोग समझते हैं कि वो प्लाटिनम का प्लेयर है, उसको रिटेन भी किया था और एक मैच उसको नंबर 4 के ऊपर आपने खिलाया और अगले ही मैच में बाहर बिठा दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, हर टीम का, तो नहीं मैं कहूंगा स्ट्रगलिंग टीम का, कि वो अपने प्लेयर्स को बैक नहीं करते हैं। कि जब आपको ये है, मेरे नजदीक ये है कि जब आप 20 का स्क्वाड बनाते हो ना, तो पहले आप प्लेइंग 11 बनाते हो कि ये मेरी बेस्ट 11 होने वाली है और बाकी के जो 9 प्लेयर्स है ना, ये उन प्लेयर्स के बैकअप होने वाले हैं। ठीक है। तो जब आपके कासिम अकरम फॉर एग्जांपल आपकी बेस्ट 11 में आते थे बिफोर द टूर्नामेंट, तो एक गेम के बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको उसको ड्रॉप करना पड़ा और आपने उस इरफान नियादी को उसकी जगह के ऊपर खिला दी? तो व्हाई कांट दे बैक देयर क्वालिटी प्लेयर्स जिनको इतने उनको रिटेन भी किया हुआ था पिछले सीजन? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यार। और आई थिंक हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं कि आई होप कि कराची जो है वो एज अ टीम परफॉर्म कर सकें, लेकिन इट्स गोना बी स्ट्रगल फॉर देम दिस सीजन गिवन द टीम दे हैव और गिवन द जो स्क्वाड उन्होंने पिक किया है। बेसिकली देर इज अ सीरियस लैक ऑफ एनी पावर हिटर्स इन द मिडल। अब आप शुएब मलिक से ही एक्सपेक्ट करें कि वही आके पावर हिटिंग करे, वही आके सब कुछ करे। तो आई मीन इट्स इन दिस डे एंड एज आई थिंक शुएब मलिक, कोई उस पर डिनाइल नहीं है कि ही इज वन ऑफ द प्रोबेबली डोमेस्टिक क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर भी आप उसे कह सकते हैं। 12,000 प्लस रन है उसके। लेकिन यार एक एज एज ही होती है। 43 की एज में अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10 बॉलों पे जाके 40 रन मार देगा या 30 रन मार देगा, तो दैट्स नॉट गोना हैपन। तो उनके पास सीरियसली दे आर लैकिंग द फायर पावर। बट हैविंग सेड दैट, कोयटा हैज देयर ओन प्रॉब्लम। हम लोग टूर्नामेंट से पहले उसको कोयटा को फेवरेट बना रहे हैं थे कि देयर कॉम्बिनेशन इज गुड, देयर फास्ट बॉलिंग इज इफ नॉट on par with Lahore Qalandar, but maybe close given the resources they have. और इफ्ती मेनिया जो है वो इज लाइक इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। लेकिन लास्ट मैच में तो वो टोटली एहसानुल्लाह ने उनको शट अप कर दिया था। तो आई एम होपिंग कि इस मैच में वो कम बैक करें। और मेरा ख्याल है कि अगर जेसन रॉय ऊपर से फायर कर जाता है, तो आई डोंट थिंक सो कि कराची हैज द पोटेंशियल कि वो उनको रोक सके। तो आई स्टिल फील कि कोयटा इज फेवरेट इन दिस गेम। अब थोड़ा सा ये है कि अब मुझे तो ये देखना होगा कि आमिर जो है कल किसी और बच्चे को आउट करके किस तरह की शक्लें बनाता है। आई मीन इट्स रिडिकुलस जो उसने कल हरकतें की हैं हसन नवाज के आगे।
तो आई होप कि सम सेंस विल प्रिवेल, एंड जो मैनेजमेंट है वसीम भाई से भी वैसे तो एक्सपेक्ट नहीं कुछ किया जा सकता, लेकिन ये है कि वो उनको कोई सेंस दें कि यार इंसान बन के खेलो, तो यू आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल राइट नाउ। ये हरकतें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब यू आर बेसिकली फ्लाइंग हाई और यू आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। तो लेट्स अच्छा, सी, आई थिंक। ये जो फवाद भाई ने कमेंट किया है और सजेशन दिया है, ये कराची फैन, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे यासिर भाई, बताइए जरा। नहीं यार, आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहा है। कल स्पेशली पावर प्ले में आमिर और अमाद दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और उनको काफी तंग किया था शुरू के पावर प्ले के ओवर्स के अंदर। लेकिन हैविंग सेड दैट यार, मतलब जिस तरह की उसने शक्लें बनाई हैं, हसन नवाज एक 18 साल का बच्चा है, आपको खेलते हुए कुछ मतलब 10-15 साल हो गए हैं यार, तो मतलब इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं लगती। और फिर उसके बाद आप खाम खा के अंदर वो एंड पे वो जो उनका टेल मिडल ऑर्डर बैटर था उसके साथ भी पंगा लेके बैठ गए आप, उसको भी गालियां निकाल रहे हो। मतलब अजीब ही आमिर जो है वो पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बैठा है। तो आई होप सीरियसली कि कराची जो है वो कम बैक करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है दे आर फेवरेट फॉर टुमारो। जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और यासिर भाई फेवरेट फॉर टुमारोज गेम। तो ये साल भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मैं मिस कर गया था, आपने पहले अगर बताइए तो। I think it's a toss up for me. 51-49 Gladiators, but very evenly matched, evenly matched up game. लेकिन क्योंकि असरंगा नहीं है उसके अंदर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा। अच्छा, why you actually guys surprised कि कोयटा ग्लैडिएटर्स actually went with Martin Guptill and not Will Smeed at the top of the order? क्योंकि Martin Guptill was horribly out of form from quite a long time now, और उसके साथ जेसन रॉय is not a good form as well, हालांकि उन्होंने स्टार्ट अच्छा दे दिया था, but before that game which happened the other day, तो were you actually surprised कि फिल विल स्मिथ जो है वो उनको खेलने का मौका नहीं मिला उस गेम में? Yeah, I was a little bit, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि गप्टिल पे शायद ये रिलाई करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज सरफराज का देखा गया है कि वो वेटरन्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, उमर अकमल भी अभी मिडिल ऑर्डर को संभाले हुए हैं, ऑब्वियसली आई एम बीइंग फनी। तो उस लिहाज से आई वाज एक्सपेक्टिंग गप्टिल टू स्टार्ट द टूर्नामेंट, लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर गप्टिल फायर नहीं करते तो फिर आई थिंक यू विल सी स्मिथ कम इन। अच्छा, ये फवाद भाई कह रहे हैं कि कल ये होगा कि सबसे बुरा कौन खेलता है। नहीं यार, आई आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स शुड विन टुमारोज गेम। एक बुरा दिन था उनका, टूर्नामेंट का अर्ली आ गया, गुजर गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बैटिंग ऐसी फ्लॉप होने वाली है। इफ दे गेट गुड टोटल ऑन द बोर्ड, तो उनके पास बॉलिंग है जो कि डिफेंड कर सकती है। तो इट जस्ट मैटर ऑफ गेटिंग दैट ग्रूव बैक, पहली बुरी गेम चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर गेम बुरी जाने वाली है। हार अहमद पहली बॉल के ऊपर हर मैच में आउट नहीं होने वाले, और जब वो आउट नहीं होंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर उनका टॉप ऑर्डर भी आप देख लीजिए ना, तो आई थिंक आई वुड स्टिल बैक कोयटा ग्लैडिएटर फॉर टुमारो गेम। और मैं यही चाहता हूँ कि कोयटा ऑब्वियसली जीते, क्योंकि कराची को तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो जीते। आई एम और फिर रियली सॉरी। टैक्टिक्स को अगर हम बात करें तो हसनैन को न्यू बॉल ना देना, लास्ट मैच में, दैट वाज आल्सो प्रीटी माइंड बॉगलिंग फॉर मी, बिकॉज हसनैन जो है वो उनके पास नेचुरल आउट स्विंग है और वो हिट द डेक काइंड ऑफ अ बॉलर हैं, तो ही नीड्स टू एक्सट्रैक्ट व्हाटएवर इज इन द कराचीज विकेट व्हिच इज प्रीटी मच नॉन एग्जिस्टेंट। लेकिन हसनैन को आप फर्स्ट रेंज ला रहे हैं और फिर मीडियोकर बॉलर से ओपन करवा रहे हैं नसीम के साथ। Those are the things that I'm expecting from Sarfaraz, obviously. Usi wajah se, this on paper Quetta is better, but tactically speaking, team selection and middle order over reliant on Iftikhar, I'll still say Karachi has a really good chance to topple. Lekin yeah, I wouldn't be surprised if Quetta wins. नहीं, काफी ब्लंडर मारे हैं आप जिस तरह कह रहे हैं। बैटिंग में भी अगर आप देखें तो इफ्तिखार फॉर्म में है और आप उसको उमर अकमल से भी नीचे भेज रहे हैं बैटिंग करने के लिए। और उसके बाद हफीज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल से हफीज को नहीं खेलना चाहिए, उसको खुद ही मना कर देना चाहिए था। लेकिन एनीवेज अगर आप उसे खिला रहे हैं तो उसे आप नंबर 8 पे भेज रहे हैं। जब आपका इतना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेलने का, तो इस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर अगर कोलैप्स हो रहा है तो उनको ऊपर भेजना चाहिए ताकि वो कोलैप्स को रोक सके, रादर देन कि आप नंबर 8 पे उनको एज अ स्लॉगर यूज कर रहे हैं। तो मतलब कुछ अजीब और गरीब डिसीजन लिए हैं कल सरफराज ने पिछले गेम में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हफीज अगर खेलते हैं किसी भी प्लेइंग 11 में, तो वो टॉप ऑर्डर के ही प्लेयर हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि शायद उसके पास प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि वो तो पीएसएल से बाहर था और ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने उसको बुला दिया, शायद वो नेट्स में भी बैटिंग नहीं कर रहे होंगे। और अगर वो नहीं थे इन टच, देन समबडी एल्स शुड हैव प्लेड। मे बी अगर आप वो क्या है, हमारे लेफ्ट हैंडर साउथ स्किल को खिला लेते या किसी भी और बैटर को खिलाते, उमर बिन यूसुफ भी आपके पास थे, तो उनको आपको खिला लेना चाहिए था। अगर हफीज टच में नहीं थे, उनको थोड़ा सा 1-2 गेम का टाइम देते थे, प्रैक्टिस नेट में वो करते, और जब आप फील करते को बेहतर टच में आ गए, देन यू वुड हैव गॉन विद इट।
लेकिन नंबर 8 के ऊपर मोहम्मद हफीज के बैटिंग करना किसी भी प्लेइंग 11 में नहीं बनता है। दैट वाज अ बैड डिसीजन एक्चुअली। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी यार आई वुड स्टिल बैक कोटा ग्लैडिएटर्स for tomorrow's game, and going forward I think Quetta does have that quality which they need to beat any team in this tournament। और हमें ये याद रखना है कि मुल्तान सुल्तान की तरह से जिस तरह एहसानुल्लाह ने बॉलिंग की थी ना उस मैच में, ऐसा कराची के पास कोई बॉलर नहीं है जो उनको इस तरह से ट्रबल करेगा। तो तो उनकी चलिए एंड बैटिंग को मैं करते हैं बैकअप। उसी नोट पे कि जहांगीर भाई आप फिक्र ना करें, आपको पाकिस्तान के मैचेस से कोई रोक नहीं सकता देखने से। आमिर का कोई चांस नहीं है पाकिस्तान की टीम खेलने का, स्पेशली अब जब वो बेशक एहसानुल्लाह भी जो है वो आ चुके हैं फ्रंट में। तो डोंट वरी अबाउट मोहम्मद आमिर, ही इज अ फिनिश्ड बॉलर एंड ही इज बीन फिनिश्ड फॉर अ व्हाइल एंड ही इज प्रूविंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। आज की पूरी वीडियो में मैंने उसका नाम भी नहीं लिया, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मुझे कितनी फिक्र है उसकी। नहीं, आप जी। अपनी फ़िक्र कर रहे थे ना कि वो अगर आ गया तो आप मैच आपके मैचेज़ आपने कहा था ना कि मैं नहीं देखूँगा पाकिस्तान के मैचेज़, तो मैं मैं आपको मैं कह रहा हूँ पू, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ नॉट कमिंग बैक। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो इतना अच्छा है ही नहीं। चले यार, ये कराची फैंस, आप हम वैसे मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि कल के मैच के बाद कोयटा की जीत के साथ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। सयाल भाई, यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच, और देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।